साथियों नमस्कार। एक बार पुनः मैं रविशंकर विद्यार्थी आप सभी के बीच अपने YouTube चैनल रविशंकर विद्यार्थी पर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अधिगम की श्रृंखला में मैं अपना यह वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज मैं थांडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसे ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ थॉर्नडाइक बोलते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा यह वीडियो विशेष रूप से बीएड, डीएलएड और सीटेट की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ थॉर्नडाइक। इससे पहले कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में चर्चा हो, थोड़ा सा थॉर्नडाइक का परिचय देख लेते हैं कि ये कौन थे। तो थॉर्नडाइक जो थे, इनका पूरा नाम था E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 ईस्वी में कब किया? 1898 ईस्वी में अपनी पीएचडी के शोध प्रबंध के दौरान पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करके किया। तो इनके शोध का शीर्षक क्या था? इनके शोध का जो शीर्षक था वो था एनिमल इंटेलिजेंस। बाद में उनकी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली और थॉर्नडाइक ने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो एक शिक्षक के रूप में बिताया। यह पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया, इसलिए इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम के नियम, सबसे पहले जो लर्निंग का रूल था, ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अधिगम का जो नियम था, सीखने का जो नियम था, ये सबसे पहले किसने दिया था? तो यह सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है वो अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो थॉर्नडाइक का मानना था कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। ये उद्दीपक प्राणी पर प्रभावशाली परिणाम डालते हैं, जिसके फलस्वरूप वह क्या करता है? वह एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने लगता है और इसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के द्वारा प्रकट किया जाता है। थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। तो थॉर्नडाइक ने शुरू में इसे क्या नाम दिया? थॉर्नडाइक ने शुरू में इसे चयन एवं संयोजी नाम दिया। बाद में प्राणी द्वारा भूल करने के बाद किसी एक सही अनुक्रिया को चुनकर कार्य करने के सिद्धांत को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा, ट्रायल एंड एरर थियरी कहा। तो थॉर्नडाइक का यह जो सिद्धांत है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं या आगे उनके जो प्रयोग थे उसको भी हम दिखाएंगे, उसके पहले आइए देखते हैं कि थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत था, इसके और कितने नाम थे, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में जो है यह अलग अलग नाम से आ जाता है। तो ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, वैसे तो ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से
प्रसिद्ध है, लेकिन इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा SR बॉन्ड मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा है सहसंबंधवाद का सिद्धांत, और इसका जो चौथा नाम है वो है चयन का संबंध का सिद्धांत, और पांचवा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इस तरह जो ये थांडाइक का सिद्धांत है, इसके कौन कौन से नाम हैं? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या इसे SR बॉन्ड के रूप में भी लिखा जाता है। कहीं आपको सहसंबंधवाद के सिद्धांत के रूप में भी ये मिलेगा, या चयन का संबंध का सिद्धांत, या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि थांडाइक का जो प्रयोग था वो किस पर था, उस पर हम लोग विस्तार से प्रकाश डालते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। तो थांडाइक ने, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यह एक पजल बॉक्स है। थांडाइक ने एक पजल बॉक्स बनाया जिसमें मतलब जो एक पिंजरा था, और जिसके अंदर क्या लगा हुआ था? एक लीवर लगा हुआ था। आप देख सकते हैं एक लीवर लगा हुआ था, और उस लीवर को दबाने पर ही जो है क्या होता था? पिंजरे का दरवाजा खुलता था। आप इस चित्र में देख सकते हैं, उस लीवर को दबाने पर ही पिंजरे का दरवाजा खुलता था। तो थांडाइक ने क्या किया कि इस बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को बैठा दिया, माने एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। अब वो जो भूखी बिल्ली थी वो पिंजरे में शांत बैठी थी, जिससे थांडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि इस दुनिया में कोई भी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स तब तक नहीं होता जब तक कोई स्टिमुलस नहीं होता, मतलब जब तक कोई उद्दीपक नहीं होता। बिल्ली भूखी जरूर है, बेचैन जरूर है, लेकिन उसके सामने कोई उद्दीपक नहीं है, इसलिए वो शांत बैठी है। अब थांडाइक क्या करते हैं? अब थांडाइक बिल्ली के लिए पिंजरे के बाहर प्लेट में मांस रखते हैं, मतलब भोजन उसके लिए मांस रखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, वो बगल में चित्र में आप देख सकते हैं कि वो उसके लिए मांस रखते हैं, अर्थात भोजन रखते हैं। यहाँ पर मांस क्या है? यहाँ पर मांस बिल्ली के लिए स्टिमुलस है, उद्दीपक है। तो बिल्ली जैसे ही उद्दीपक को देखती है, अर्थात जैसे ही भोजन को देखती है, वह प्रतिक्रिया करती है। बिल्ली ने जैसे ही मांस को देखा, उसने कुछ सोचा नहीं, वह सीधा मछली पर कूद पड़ी, अर्थात मांस पर कूद पड़ी, जो उसके सामने भोजन के रूप में था। तो जिससे थांडाइक ने क्या निष्कर्ष निकाला? थांडाइक ने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई पशु हो या कोई व्यक्ति हो, कोई पशु हो या कोई व्यक्ति हो, सबसे पहली अनुक्रिया वो कैसी करता है? शारीरिक करता है। तो सबसे पहली जो उसकी प्रतिक्रिया होती है वो कैसी होती है? गामक होती है या शारीरिक होती है। बिल्ली ने छलांग लगाई और वह गिर गई। बिल्ली ने बार बार कूदना, उछल कूद करना, खरोचना जारी रखा, और बिल्ली की जो उछल कूद थी, उछल कूद उसके प्रयास प्रयत्न हैं, पर वे सब क्या थे? वे सब यूजलेस थे, वे सब बेकार थे। जितने भी प्रयत्न वो कर रही थी वे बेकार थे। यानी बिल्ली की जो त्रुटियां थी ये क्या थी? ये उसके एरर्स थे, ये उसकी भूल थे। तो ऐसा करते करते अचानक बिल्ली के शरीर का कोई हिस्सा किस पर पड़ता है? लीवर पर पड़ता है, और दरवाजा खुल जाता है, और फिर बिल्ली को भोजन मिल जाता है। तो जब इस प्रयोग को बार बार दोहराया गया तो एक खास बात निकल के सामने आई। वो खास बात क्या थी? बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलने के लिए किए गए प्रयासों की संख्या। क्या हो रहा था? आप चित्र में एक बार पुनः देखिए। बिल्ली बार बार जो है क्या कर रही थी? बार बार प्रयास कर रही थी पिंजरा खोलने के लिए। तो जितनी बार वो प्रयास कर रही थी
उसके साथ साथ प्रयोगों के साथ साथ उसके प्रयास करने की जो संख्या थी वो क्या हो रही थी, घट रही थी। यानी बिल्ली द्वारा जो गलतियां की जा रही थी वो गलतियां कम होती जा रही हैं और एक ऐसा समय आता है कि बिल्ली बिना किसी प्रयास के बिल्ली बिना किसी गलती के एक ही प्रयास में पिंजरा खोल लेती है। यानी अब बिल्ली ने दरवाजा खोलना सीख लिया। तो थॉर्नडाइक ने उद्दीपक एवं अनुक्रिया के संबंध को सीखने का आधार माना। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को क्या माना, सीखने का आधार माना। उन्होंने अपने सिद्धांत में सीखने के कुछ नियम भी बताए। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों को दो भागों में बांटा, मुख्य नियम और गौड़ नियम। कौन कौन थे? मुख्य नियम और गौड़ नियम। तो थॉर्नडाइक का जो सीखने का मुख्य नियम था वो कौन था? वो था पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके बाद आइए देखते हैं इनको विस्तार में। तो पहला था तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहा जाता है। आप एक उदाहरण के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि आप एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हो, पर क्या आप उसे पानी पिला सकते हो? उत्तर है नहीं। क्यों? जब तक वो पानी पीना नहीं चाहेगा आप उसे पानी नहीं पिला सकते। अर्थात जब तक वो पानी पीने के लिए तत्पर नहीं होगा आप उसे पानी नहीं पिला सकते। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी विषय वस्तु को तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह उस विषय वस्तु को सीखने के लिए क्या न हो, तैयार न हो। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य आबंधन या अधिगम तभी संभव है जब अधिगम कर्ता क्या हो, जब अधिगम कर्ता इसके लिए प्रेरित हो या तत्पर हो। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मेंटल सेट कहा था, उसने मानसिक प्रवृत्ति का नियम कहा था। यानी वुडवर्थ के अनुसार तैयार होने का मतलब मानसिक रूप से तैयार होना है। तो हम लोगों ने देखा जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में जो पहला नियम था वो था लॉ ऑफ रेडीनेस, अर्थात तत्परता का नियम। इसमें क्या है? इसमें यह है कि जब तक बच्चा सीखने के लिए प्रेरित न हो, तत्पर न हो, तब तक उसे आप नहीं सिखा सकते। फिर दूसरा है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम में यदि समान उद्दीपक के लिए बार बार सफल प्रयास किए जाते हैं तो उस उद्दीपक के लिए समान अनुक्रिया होने की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। अंततः एक प्रयास में ही सफल अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य यदि बार बार अभ्यास की पुनरावृत्ति होती है तो इन दोनों के मध्य बनने वाला अनुबंध मजबूत होता है। वहां पर आपने देखा था जो बॉक्स था उसमें जो बिल्ली थी वो क्या कर रही थी? वो बार बार अभ्यास कर रही थी और वो जो अनुक्रिया हो रही थी वो किसके मध्य हो रही थी? उद्दीपक जो उसके सामने रखा था उसके मध्य उसके साथ जो है वो बार बार अनुक्रिया कर रही थी, उसका अभ्यास कर रही थी। तो जब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उस दौरान क्या होता है? जो अनुबंध होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और यदि अभ्यास की क्या होती है? कमी होती है तो अनुबंध कमजोर हो जाता है। तो थॉर्नडाइक ने 1930 में अभ्यास के नियम में संशोधन किया। थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम में संशोधन करते हुए कहा कि प्राणी सभी अनुक्रियाओं को
दो भागों में बांटता है, उपयोगी और अनुपयोगी अनुक्रियाएं। वह अनुपयोगी अनुक्रियाओं को फिर से नहीं दोहराता है, उपयोगी अनुक्रियाओं को ही दोहराता है। इसीलिए अभ्यास के नियम को क्या कहा जाता है? अभ्यास के नियम को उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। तो आपने देखा कि जो पहला नियम था वो क्या था? तत्परता का नियम। इसे क्या कहा जाता है? इसे तैयारी का नियम भी कहा जाता है। दूसरा आपने देखा कि दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसे अभ्यास का नियम कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है उपयोग और अनुपयोग का नियम। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इस नियम के अनुसार प्राणी को अनुक्रिया करने के बाद किस प्रकार के परिणाम की प्राप्ति होती है, अधिगम उस पर निर्भर करता है। यदि परिणाम सुखद या संतोषजनक है तो अनुबंध मजबूत होगा, और यदि परिणाम दुखद या असंतोषजनक है तो अनुबंध कमजोर होगा। इस नियम को परिणाम का नियम भी कहा जाता है। प्रभाव के नियम को संतोष व असंतोष का नियम भी कहा जाता है। ऐसे कार्य जिससे प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन से मतलब है कि पुरस्कार या प्रशंसा की प्राप्ति होती है, प्राणी उस कार्य को आसानी से सीख लेता है। और जिन कार्यों से प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन अर्थात दंड या भय की प्राप्ति होती है तो प्राणी क्या करता है? उस कार्य से दूर भागता है। तो थांडाइक ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम के जरिए सीखने में पहली बार पुनर्बलन की बात की। बाद में स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में थांडाइक के प्रभाव के नियम को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। थांडाइक पुरस्कार या पुनर्बलन को सिखाने में महत्वपूर्ण मानने वाले पहले मनोवैज्ञानिक हैं। अच्छा, ये जो आपने नियम देखा, इन नियमों में संशोधन भी हुआ था, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर ली जाए। तो दिसंबर 1929 में न्यू हेवेंस USA में मनोवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें थांडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में थांडाइक के अभ्यास के नियम पर कुछ प्रश्न खड़े किए गए, कुछ सवाल उठाए गए। लोगों ने अभ्यास के नियम पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके अनुसार तीनों मुख्य नियम बराबर महत्वपूर्ण हैं, पर बिल्ली पर किए गए आपके प्रयोग में बिल्ली ने बहुत सारी गलत अनुक्रियाएं भी की थी, यानी उसने गलत अनुक्रियाओं का अभ्यास किया, फिर उसने सही अनुक्रिया को ही क्यों सीखा? अभ्यास तो उसने गलत अनुक्रियाओं का भी किया था। फिर थांडाइक ने क्या किया कि थांडाइक ने अपनी गलती को स्वीकारा और ये माना कि उससे कुछ चूक हुई है, तो उसने अपने सिद्धांत में कुछ परिवर्तन किए और थांडाइक ने अभ्यास के नियम के महत्व को कम किया और प्रभाव के नियम के महत्व को बढ़ाया, क्योंकि बिल्ली ने अनुक्रियाएं तो बहुत सारी की थी पर उसने इस अनुक्रिया को सीखा जिसका परिणाम क्या था? जिसका परिणाम सुखद था। तो थांडाइक ने अभ्यास के नियम में संशोधन करते हुए कहा कि प्राणी सभी अनुक्रियाओं को दो भागों में बांटता है, उपयोगी और अनुपयोगी अनुक्रियाएं। वह उपयोगी अनुक्रियाओं को फिर से नहीं दोहराता और उपयोगी अनुक्रियाओं को ही दोहराता है। इसीलिए इस नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा जाता है। तो प्रभाव के नियम में थांडाइक ने
कहा था कि जब प्राणी को सुखद परिणाम मिलते हैं तो वह सीखने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे, यदि परिणाम सुखद नहीं है तो वो सीखने में तो वे भी सीखने में भूमिका निभाते हैं। 1930 में इस नियम में संशोधन करते हुए थांडाइक ने दंड के महत्व को कम कर दिया और कहा दुखद परिणाम सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता, यानी परिणाम तो महत्वपूर्ण है लेकिन दंड का प्रभाव सीखने में महत्वपूर्ण नहीं है। इसे संशोधित प्रभाव का नियम, रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहा जाता है। यद्यपि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन इसमें कोई विशेष बिंदु छूटे न, इसलिए लगभग सभी पॉइंट्स को इसी में कवर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2 वीडियो नहीं बनाऊंगा इस पर, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना नोट्स भी बना सकते हैं और थांडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ और समझ भी सकते हैं। आइए देखते हैं उसके इन 3 नियमों के बाद उसका जो द्वितीयक नियम था, जो सेकेंडरी लॉज थे, जो गौड़ नियम थे, वे कौन कौन थे। तो थांडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम दिए जो इस प्रकार हैं। पहला उसने दिया था बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार जब हम कोई नई चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। सफलता न मिलने पर व्यक्ति उसी अनुक्रिया को नहीं दोहराता बल्कि नई नई अनुक्रियाएं करता है। तो इनमें से जो अनुक्रिया सफल होती है उसे व्यक्ति अपना लेता है, बाकी को क्या कर देता है, बाकी को नज़रअंदाज कर देता है। तो इसे ही प्रयास एवं त्रुटि या बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। अर्थात इस नियम के अनुसार क्या है कि प्राणी जो है वो नई चीज सीखने का प्रयास करता है, बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, तो सफलता न मिलने पर उस अनुक्रिया को दोहराने के बजाय वो क्या करता है, फिर वो नई नई अनुक्रियाएं करता है। तो इनमें से जो अनुक्रिया सफल होती है उसे व्यक्ति अपना लेता है, बाकी को नज़रअंदाज कर देता है। इसके बाद तो अतः शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को किसी कार्य को सिखाते समय उन्हें अनुक्रियाएं करने के बहुत सारे अवसर दें, जिससे वे स्वयं अपने अनुभवों से ही सही अनुक्रिया को खोज सकें। मतलब शिक्षकों को छात्रों को किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को सिखाते समय उन्हें अनुक्रिया करने के लिए अवसर देना चाहिए। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी अर्थात आंशिक क्रिया का नियम, तत्व प्रबलता का नियम। इस नियम के अनुसार सीखते समय व्यक्ति उन तत्वों के प्रति चयनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण और सहायक होते हैं। उन तत्वों की उपेक्षा करता है जो सीखने के लिए क्या होते हैं, अप्रासंगिक और गैर आवश्यक होते हैं। मतलब तत्व प्रबलता इसमें होती है। इस नियम के अनुसार क्या है कि सीखते समय जो व्यक्ति है वो उन तत्वों के प्रति क्या होता है, सेलेक्टिव हो जाता है। वो चयनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है जो सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और सहायक है। उन तत्वों को क्या करता है, उपेक्षित करने लगता है जिनका सीखने से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो सीखने के लिए गैर आवश्यक है या उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तीसरा है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंध हो जाने के बाद, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंध हो जाने के बाद यदि उस उद्दीपक के साथ किसी अनुद्दीपक को जोड़ दिया जाए तो यह अनुक्रिया भी धीरे धीरे दूसरे उद्दीपक से अनुबंधित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। जानवरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो इसी सिद्धांतों के आधार पर दी जाती है। एक उदाहरण नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जैसे आप किसी कुत्ते को उछाल कर भोजन कराते हैं तो कुत्ता भोजन के लिए ऊपर उछलता है,
यानी भोजन के साथ उछलने की क्रिया का क्या हो चुका है, अनुबंध हो चुका है। यदि आप भोजन कराते समय जंप बोलना शुरू कर दें तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही आप जंप शब्द बोलेंगे ना तो वो उछलने लगेगा। अर्थात जंप शब्द के साथ उछलने की क्रिया का क्या हो जाएगा, अनुबंध हो जाएगा। और बिना भोजन के भी जंप बोलने पर कुत्ता उछलेगा। तो ये जो नियम है, इसी नियम को कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो उद्दीपक और उन क्रिया के मध्य जो अनुबंध होता है, उस उद्दीपक के साथ किसी अन्य उद्दीपक को जोड़ दिया जाता है। तो यह अनुक्रिया भी धीरे धीरे उस दूसरे, अर्थात जैसे उछलने के लिए जंप जंप बोला गया तो ये दूसरा चीज उसमें जोड़ दिया गया, तो यह अनुक्रिया भी धीरे धीरे उस दूसरे उद्दीपक से अनुबंधित हो जाती है। आइए अगला देखते हैं। चौथा है मनोवृत्ति का नियम या दृष्टिकोण का नियम। इसे मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ एटीट्यूड या लॉ ऑफ मेंटल सेट भी कहते हैं। आइए देखते हैं। इस नियम से अभिप्राय है कि जिस कार्य के प्रति व्यक्ति की जैसी मनोवृत्ति या मानसिक वृत्ति होती है, उसी अनुपात में वह उस कार्य को सीखता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि व्यक्ति मानसिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार नहीं है तो वह उस कार्य को सफलता से नहीं कर पाएगा, अर्थात वह उस काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। इसीलिए शिक्षकों को क्या चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि वे किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले छात्रों के अंदर उस विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत करें और उन्हें सीखने के लिए मोटिवेट करें, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। इस नियम को मनोवृत्ति का या दृष्टिकोण का या मानसिक विन्यास का नियम कहा जाता है। इसके बाद पांचवा और अंतिम है आत्मीकरण का नियम, जिसे लॉ ऑफ एसिमिलेशन बोलते हैं या पूर्व अनुभवों का नियम, सादृश्यता का नियम अर्थात लॉ ऑफ एनालॉजी भी बोलते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि हमने कोई चीज़ सीख ली, उसके बाद में हम कोई दूसरी चीज़ सीखें तो पहले सीखी गई चीज़ और बाद में सीखी जा रही चीज़ में जो एलिमेंट्स, जो तत्व समान हैं, उनको व्यक्ति क्या करता है, जल्दी आत्मसात करता है। यानी समान तत्व दूसरे चीज को सीखने, दूसरे चीज को के सीखने की गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार नवीन ज्ञान में पूर्व अनुभव तभी सहायक होते हैं जब दोनों में क्या हो, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो, अर्थात दोनों में समान तत्व हो। तो शिक्षकों को चाहिए कि वे शिक्षण कार्य कराते समय बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य कराएं। थॉर्नडाइक ने इसी नियम के आधार पर अधिगम अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का प्रसिद्ध नियम, समान तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत अभी आपने देखा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसका शैक्षिक महत्व क्या है। तो पहला कक्षा शिक्षण में तो छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए तत्पर करना, अर्थात यहाँ हमको तत्परता का नियम दिखाई देता है, छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए तत्पर करना। दूसरा, छात्रों को पुरस्कार व प्रोत्साहन देना, अर्थात यहाँ हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ प्रभाव का नियम। फिर आगे है प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचकर उन्हें संतोष का अनुभव कराना, अर्थात प्रभाव की बात हो रही है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है
कक्षा कार्य व गृह कार्य द्वारा पर्याप्त अभ्यास कराना, मतलब यहाँ अभ्यास के नियम की बात हो रही है। छात्रों को शुद्ध उच्चारण सीखने में और गणित की मूलभूत संक्रियाएं सीखने में। तो थांडाई का जो ये सिद्धांत है, इसका शैक्षिक महत्व आपने देखा कि छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए तत्पर करना, छात्रों को पुरस्कार व प्रोत्साहन देना, नियमों के सही उत्तर तक पहुंचकर उन्हें संतोष का अनुभव कराना, कक्षा कार्य व गृह कार्य द्वारा पर्याप्त अभ्यास कराना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण सीखने में और गणित की मूलभूत संक्रियाएं सीखने में। दूसरा है मानवगामक कौशल अर्थात मोटर स्किल्स, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, टाइपिंग सीखना, टाई की गांठ बांधना सीखना या शुद्ध उच्चारण सीखना आदि। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रयास एवं त्रुटि पर ही आधारित हैं। सभी प्रकार के गामक कौशलों को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता। गामक मतलब जो भी शरीर से जुड़ी चीज़ें जो हम सीखते हैं वो किस पर आधारित होती हैं, वो प्रैक्टिस पर आधारित होते हैं। आप देख रहे हैं, चाहे तैरना सीखना हुआ, चाहे साइकिल चलाना सीखना हुआ या टाइपिंग सीखना हो, मतलब ये सब जब हम सीखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम पहली बार में ही सीख नहीं लेते हैं। तो इसके लिए हमको लगातार क्या करना होता है, इसके लिए हमको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है, लगातार अभ्यास करना होता है। फिर थांडाइक अगला देखते हैं। थांडाइक का सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है। अतः छोटे स्तर के जो बालक हैं और मंद बुद्धि बालक हैं उनके लिए भी यह क्या है, यह कहीं न कहीं उनके लिए भी उपयोगी है। फिर आगे देखते हैं कि थांडाइक के सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थी का व्यवहार बाह्य पुनर्बलकों से अधिक प्रभावित होता है, आंतरिक प्रेरणा से कम प्रभावित होता है। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को सही अनुक्रिया के लिए क्या करें, प्रेरित करें, और यदि वे सही अनुक्रिया करते हैं तो उन्हें तुरंत पुरस्कार दें, अर्थात उन्हें तुरंत उचित पुरस्कार दें। तो मित्रों, इस तरह से आज का मेरा जो वीडियो था ये विशेष रूप से थांडाइक के ऊपर आधारित था। स्किनर और पावलोव के ऊपर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। यद्यपि अधिगम का जो क्रम वीडियो का बनाने का था, अधिगम के टॉपिक पर मेरा वो बीच में थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं आगे जैसे जैसे मुझे समय रहेगा मैं नियमित रूप से आपके बीच वीडियो लेकर आऊँगा। तो मेरा जो यह वीडियो है यह विशेष रूप से बीएड, डीएलएड और सीटेट के जो भी प्रशिक्षु हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए लाभदायक है। तो आप सभी का स्नेह मुझे मिलता रहा है और मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आगे भी मिलेगा। और आप सभी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी कराएं। एक बार मैं चूँकि आपको अगर इससे नोट्स बनाना है तो एक बार मैं इसे काफ़ी स्लो तरीके से आपके सामने पुनः जो है चला दे रहा हूं, तो आपको इससे मदद मिलेगी। यहाँ ऊपर थांडाइक का एक छोटा सा सामान्य परिचय है जिस पर अभी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद आगे उनका सिद्धांत है। फिर इस वीडियो में थांडाइक के सिद्धांत के जो नाम हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो नाम हम पढ़े होते हैं उसके अलावा कुछ दूसरा नाम आता है, तो इस जो और भी नाम प्रचलित नाम हैं वो हमने यहाँ पर आपके बीच में रखा। जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत, SR बॉन्ड, सहसंबंधवाद का सिद्धांत, चयन का संबंध का सिद्धांत। फिर हम लोगों ने देखा कि थांडाइक का प्रयोग किस प्रकार का था। तो आपके सामने ये बॉक्स है और इस बॉक्स में सारी चीज़ें आपको दिख ही रही हैं। आगे यह प्रयोग किस प्रकार किया गया था इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की और आपके सामने यह सारा कंटेंट भी है। तो आपको नोट्स बनाना होगा, तो आप इससे आसानी से रोक कर वीडियो को इससे बना सकते हैं। फिर थांडाइक ने सीखने के मुख्य रूप से जो 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम,
इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से चर्चा की। उसके बाद फिर जो थांडाई के नियम में कुछ संशोधन किए गए थे, जो 1929 का न्यू हेवंस USA में एक सम्मेलन हुआ था मनोवैज्ञानिकों का, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने उसके बाद जो है अपने नियम में कुछ संशोधन किया था। बाद में हम देखते हैं कि जो थांडाई के गौड़ और द्वितीयक नियम थे, जो सेकेंडरी लॉज थे, वो 5 गौड़ नियम क्या थे? तो ये था बहुअनुक्रिया का नियम, इसके बाद आंशिक क्रिया का नियम या तत्व प्रबलता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम और मनोवृत्ति का नियम, दृष्टिकोण का नियम या विन्यास का नियम और आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन या लॉ ऑफ एनालॉजी। इसके बाद हम लोगों ने थांडाई का जो सिद्धांत है उसका क्या शैक्षिक महत्व है, तो कक्षा शिक्षण में वो किस प्रकार उपयोगी है, या अन्य जो इसके बिंदु हैं उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से देखा। तो इस तरह से मैं अपेक्षा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। जल्द ही मैं आपके बीच अपना दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि आपका स्नेह मुझे मिलेगा और आप अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।